हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। फिलहाल में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन आप लोग की हो गई थी। अब आप लोग के प्रैक्टिस सेट आ रहे थे। तो आज के वीडियो में ही ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर साथ वीडियो को शेयर भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला वित्तीय विवरण है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल पोजीशन इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला, एक कंपनी में बहुत से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, बजटन है, बहुत सी चीजें आती हैं जो उसमें आगे हम करते हैं। अपने बिजनेस में एक चीज तो हम ये पता करने के लिए कि करंट में स्टेटस क्या है हमारे बिजनेस का, क्या फाइनेंशियल स्थिति है हमारे बिजनेस की, और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या वेरिएंसेस आए हैं, कहाँ कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा हम प्रॉफिट को बढ़ा सके और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हम काम कर सकें। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने के यानी कि एक करेक्ट सिचुएशन बताता है आपके बिजनेस की, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है। आर्थिक चिट्ठा होता है, आय विवरण होगा, रोकड़ प्रवाह विवरण या फिर कोष प्रवाह विवरण। तो जो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कैश का कहाँ कहाँ यूज किया गया है और कहाँ कहाँ से कैश आई है। कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को बताता है। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आपकी अलग अलग तरह की इन्वेस्टिंग होती है एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं। और साथ ही जो कोष प्रवाह विवरण होता है वहां पर हम वर्किंग कैपिटल को लिए ज्यादा देखते हैं कि क्या वर्किंग कैपिटल हमारी आई है, क्या चेंजेस आए, कहाँ से हमको फंड्स मिले हैं, कहाँ कहाँ फंड्स का हमने यूज किया। लेकिन जो करेक्ट स्थिति को बताएगा वो हो जाता है हमारा आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट एक तरह से आपकी एक समरी पूरी होती है जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए होते हैं उसकी। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा, जो आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल स्टेटस को बताएगा, वो हो जाता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी कंपनी की पूरी संरचना का हिस्सा है। Which of the following options is a part of the capital structure of a company? Short term borrowings, accounts payable, equity share, none of the above। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उससे जुड़ा है या उसका एक हिस्सा होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऐसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसमें आपकी इक्विटी आ जाती है, आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्ट टर्म दे रखी है या फिर जो आपके अकाउंट्स पेएबल हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। जो इक्विटी शेयर्स हैं, समता अंश है, वो इसका हिस्सा होंगे। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो आप डिवेंचर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स आप लेते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कारक किसी फर्म की पूंजी संरचना को निर्धारित करने में सहायता करता है। Which of the above factors helps to determine the capital structure of a firm? Government policies, degree of control, cost of capital, all of the above। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको निर्धारित करने में, उसको ये डिसाइड करने में कि कितनी हमारी इक्विटी शेयर्स रहेगी, कितना हम डिबेंचर्स लेंगे, कितने हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे, उसको डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर सरकार की नीतियां होंगी या फिर जो नियंत्रण है उसको कि किस लेवल तक, किस डिग्री तक हमें कंट्रोल करना है। पूंजी की लागत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं, इन तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं। ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं जो आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर होगा कैपिटल का उसके ऊपर, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर है, लोन से रिलेटेड है कि कितने परसेंट पे लोन मिलना है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है। जो नियंत्रण है, कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर आप रखना चाह रहे हैं उसकी कैपिटल की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि उस पूंजी की भी अपनी लागत होती है जिसको निकाला जाता है। आगे जो वीडियोस आएंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे और साथ ही काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है, तो पूंजी की लागत की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर्स की भी होती है, जो रिटेन अर्निंग होती है उसकी भी निकाली जाती है।
डिबेंचर्स की भी निकाली जाती है, उसमें भी आपकी दो तरह की रहती है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, जो शोधनीय होते हैं और जो अशोधनीय होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी निकाली जाती है पूंजी की लागत, सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में अंशधारकों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द शेयरहोल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स, द बुक वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एसेट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर शेयर होल्डर्स फंड है या उनकी जो वेल्थ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, या फिर किसी अंश का जो बाजार मूल्य है उनके, या फिर फर्म की संपत्ति का पुस्तक मूल्य। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो अंशधारकों की संपत्ति है, शेयर होल्डर्स वेल्थ होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ये रहता है कि इस तरह से काम किया जाए कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाया जा सके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, कि जो अंशधारकों की संपत्ति होती है उसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है कि जब जो उसके अंश का क्या बाजार मूल्य है, क्या मार्केट प्राइस है। एक तो आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, एक अंश का मूल्य कई तरह का होता है। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो डिसाइड करता है कि अंशधारकों की वेल्थ क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा अच्छे अंश का बाजार मूल्य ज्यादा होगा तो वहां पर ये चीज रहती है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गुडविल भी अच्छी है, मार्केट में उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विपणन योग्य प्रतिभूतियों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज? लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विपणन योग्य प्रतिभूतियों का एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। आपको पता है कि एसेट होती हैं तो कुछ आपकी करंट एसेट होती हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट होती हैं। तो यहाँ पर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो करंट एसेट मानी जाती हैं, अल्पकालीन होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्पकाल के लिए लिए जाते हैं, वही हो जाती है आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूंजी का स्रोत है। ऑन द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ऑल द अबव। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से पूंजी का स्रोत कौन सा है। तो ये तीनों ही पूंजी के स्रोत होते हैं, कैपिटल के स्ट्रक्चर में शामिल किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपको? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसका डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं होता है, जितना प्रॉफिट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग जो साधारण सभा होती है, जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो डिविडेंड होगा वो निर्धारित किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उससे भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कितना डिविडेंड देना है इसकी दर, इसकी रेट पहले से ही निश्चित होती है, पहले से ही डिसाइड होती है, तो एक फिक्स्ड रेट होता है। और साथ ही जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी भी रेट पहले से प्रीफिक्स होती है कि कितना हमको देना है उनको, इंटरेस्ट जो होगा वो। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी का स्वामी या उनको कंपनी का ओनर कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी का स्वामी कौन होता है, ओनर कौन होता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही होते हैं। क्यों ओनर कहे जाते हैं? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे बाद में डिविडेंड दिया जाता है। पहले जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनका इंटरेस्ट दे दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड दे दिया जाता है, वो तो उनकी पहले से डिसाइडेड होती है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से उनको लिया जाता है। तो जितना भी ज्यादातर समझ लीजिए जोखिम, जो रिस्क होता है, वो सब किसके उसमें जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। और साथ ये भी होता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा डिविडेंड भी मिल जाता है, इस वजह से वो ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नॉन ऑफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विनियोक्ता होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को, तो उनके दृष्टिकोण में, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में एक कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है कि जो पूंजी है उसकी त्याग का प्रतिफल, क्योंकि वो आपको अपने मनी है, अपनी सेविंग्स को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको उसका सैक्रिफाइस करने के लिए जो रिटर्न दिया जाता है,
या फिर जो बाजार मूल्य है यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसकी मार्केट की जो वैल्यू होगी, या फिर इंटरेस्ट रेट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एक विनियोक्ता जो होता है उसके लिए जो पूंजी की लागत होगी वो हो जाती है, जो त्याग कर रहा होता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसका रिटर्न होती है, उसका प्रतिफल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टतम पूंजी संरचना को कैसे बनाए रखा जा सकता है? हाउ कैन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बी मेंटेन? इंक्रीज इन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फर्म, a good record of revenue, a stable dividend policy, all of the above। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस तरह की पूंजी संरचना या कहें इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाए रखना कि जो सबसे बेस्ट हो या फिर जो है जो ऑप्टिमल हो, तो यहाँ पर उसे किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाकर हम रख सकते हैं कि एक बार तो हमने बना लिया, मेंटेन कर लिया, लेकिन उसे आगे के लिए भी मेंटेन रखना। फर्म की क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि करके, एक राजस्व का, एक रेवेन्यू का एक अच्छा रिकॉर्ड बना करके, या फिर जो लाभांश नीति है उसको स्टेबल रखकर, स्थिर रख करके, यानी कि बहुत अप डाउन ना हो, जो हमने लाभांश निर्धारित किया है वो उसी दर से हम देते रहें, कम ज्यादा ना होने पाए। अधिक हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ना होने पाए, क्योंकि उससे जो है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? इन तीनों को ही ध्यान में रखना होता है हमको। किसी फर्म की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो इंक्रीज हो, साथ ही उसका रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी अच्छा हो कि अच्छा लाभ वो कमा रही, उसकी इनकम अच्छी हो रही है, और उसकी डिविडेंड पॉलिसी भी स्टेबल है, स्थिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स भी है, ये कारक भी है जो प्रभाव भी डालते हैं एक अच्छी कैपिटल संरचना होने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में पूंजी संरचना का उल्लेख किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेंटेन इन द कंपनीज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएट अकाउंट। तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो कंपनी है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमें किससे पता चलता है? व्यापारिक खाते से, लाभानी खाते से, आर्थिक चिट्ठे से, या फिर लाभानी नियोजन खाते से। तो जो एक कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी हम कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट में तो आपके वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, परचेजेस हो जाता है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होता है, ये सारी चीजें आती हैं, और उससे क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। जो लाभानी खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पीएनएल जिससे बोलते हैं, उसमें क्या रहता है? किसी प्रोडक्ट को या जो भी कंपनी का काम हो रहा है उसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसके अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं, और इससे क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल करके आता है। जो लाभानी नियोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट भी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा होता है, अगर हम उसकी बात करें, एक साइड आपका लायबिलिटी हो जाता है, दूसरी साइड एसेट हो जाता है। लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा? लायबिलिटी साइड में हम उसकी कैपिटल को दिखाते हैं कि कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद हम दिखाते हैं कितना रिजर्व है हमारा, रिटेन अर्निंग कितनी है, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। और जो एसेट साइड है वहां पर हम दिखाते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, करेंट एसेट कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, गुडविल कितनी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स कितने, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो कंपनी के अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्योंकि आपका किससे मिलकर के बनता है? जो आपकी इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो या फिर डिबेंचर्स हो या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है कंपनी, उससे बनता है। वो सब किसमें दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बैलेंस शीट देखकर हमको पता चल सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक निवेश निर्णय को कहा जाता है। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है यानी कि जो वित्तीय प्रबंध होता है उसमें बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत से निर्णय लेने होते हैं। तो यही आपके कई तरह के निर्णय दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं या क्या कहे जाते हैं? तो इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं पूंजीगत बजट निर्णय यानी कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कि हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड बात हो रही है तो एक आपका आयगत होता है, एक पूंजीगत होता है। जो भी हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है वो हो जाएगा पूंजीगत में आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आएगा वो हो जाएगा वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं कि कैपिटल बस्टिंग हम कर रहे हैं, हम पूंजीगत बजट बना रहे हैं कि किस तरह का बजट होगा, उससे संबंधित हमारे जो निर्णय होते हैं वो आ जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें कि कैपिटल बजटिंग या पूंजीगत बजटन होता क्या है, तो जो पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको करने के लिए जो बजट बनाया जाता है, उसी की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल बजटिंग या फिर पूंजीगत बजटन कहलाता है। जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिन भी चीजों को हम करते हैं, कौन सी चीजें हो जाती हैं जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो जो स्थायी संपत्तियां एसेट्स होती हैं, उनको परचेज करने के लिए या फिर उनमें किसी तरह की वृद्धि करने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट या फिर सुधार करने के लिए, या किसी तरह के कोई चेंजेस या परिवर्तन करने के लिए, या फिर उनको दोबारा से रिप्लेस किया जा रहा हो, उन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा हो तब, या फिर उनका शोध और विकास, रिसर्च या डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारे आपके पूंजीगत व्ययों में शामिल हो जाएंगे। और उनसे रिलेटेड जो बजट बनाया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैपिटल बजटिंग कहलाती है, पूंजीगत बजटन कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजीगत बजटन क्या होता है। तो जहां पर भी पूंजीगत व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा और कैपिटल बजटिंग दे रखा होगा, तो वहां पर आप आसानी से उसे समझ पाएंगे कि कैसे उसमें आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जिस पर निवेश निर्णय लेने से पहले विचार किया जाना चाहिए? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन? यानी कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले किस फैक्टर पर हमें ध्यान देना चाहिए, या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है इसका निर्णय लेने के लिए? किस तरह का निर्णय? जब हम निवेश कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फ्लोटेशन कॉस्ट, स्टेबिलिटी अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर किस फैक्टर का ध्यान में रखना चाहिए कि विकास के वहां पर कितने अवसर हैं, जिस क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर कितना फ्यूचर क्या है, उसका कितना जो है विकसित हो सकता है, क्या विकास हो सकता है। आप भी कोई काम करते हैं, कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखते हैं कि वहां पर इन्वेस्ट करके हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट क्या मिल सकता है, फ्यूचर में उस चीज में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या उसकी सिचुएशंस रहेंगी, या जो लोग शेयर्स खरीदते हैं, जो लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस रहेंगी, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो वहां पर यह हो जाएगा कि विकास के क्या अवसर है, रोटेशन लागत है, स्टेबिलिटी है कि उसमें आय जो हमें इनकम हो रही है उसमें कितनी स्थिरता है, यानी कि स्थिरता का मतलब ये होता है फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत कम हुई या बहुत ज्यादा हुई जा रही है। प्रतिफल की दर यानी रेट ऑफ रिटर्न की कितना, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें वापस हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना उसकी मिलेगा, कितना हमको प्रतिफल मिल रहा है। अभी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि जो हम त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका हमको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक जो होगा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब निवेश निर्णय लेंगे, वो हो जाता है रेट ऑफ रिटर्न। प्रतिफल, कितना हमको प्रतिफल मिल रहा है, हमारी प्रतिफल की दर क्या है, उसी पर डिपेंड करता है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित है कि फर्म के वित्त को विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे निवेश किया जाता है? दिस चॉइस हैज टू डू विद हाउ द फर्म्स फाइनेंस आर इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दीस। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फर्म के वित्त को, यानी कि कंपनी में जो हम फाइनेंस को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि उसकी जो कंपनी की एसेट्स है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, लगा सकें। और वो आपकी फिक्स भी होती है और करेंट भी होती है। किस तरह की एसेट में हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, इससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दीस। तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो निर्णयों की बात हम कर रहे हैं, डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि जो वित्त कार्य होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उसमें निर्णय लेना, डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे हो जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरे हो जाते हैं डिविडेंड डिसीजन। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीनों डिसीजन हो जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हो जाता है उसमें आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, जो पूंजीगत व्यय है उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो शामिल होंगे। और साथ ही वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में, यानी कि जो करंट एसेट्स होती हैं उनके मैनेजमेंट पे कि किस तरह से बिजनेस को रन करने के लिए जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे स्टॉक को लेना है, रॉ मटेरियल को लेना है, या जो बिजनेस में लगातार जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं,
उन सबको करने के लिए जो आपकी आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जो डिविडेंड डिसीजन होते हैं कि लाभांश किस तरह से लिया जाएगा या कितना घोषित किया जाना है वो आ जाएगा इसमें। और तीसरा हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में रहेगा कि दो तरह का रहता है आपके फाइनेंस की आवश्यकता जो होगी, एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं और दूसरा हो जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा और शॉर्ट टर्म में आ जाता है वही वर्किंग कैपिटल आपका फाइनेंसिंग जो होता है। तो इतने तरह के डिसीजन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसके आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संपत्ति का आकार, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता सभी प्रभावित होते हैं? एसेट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। क्या वो कह रहा है कि कौन सा या किस तरह का निर्णय डिसीजन होते हैं जिससे कि जो एसेट है उसका साइज है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जो है उसकी कितना लाभ होगा, और साथ ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी संस्था की। अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं आज के टाइम में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोई भी फील्ड ले लीजिए, किसी भी फील्ड में एक तरह के कितने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं तो वहाँ पर ब्रांड की भी प्रतिस्पर्धा होती है, मूल्य में, प्राइस में भी होती है, बहुत तरीके से होती है। अगर आप देखिए एक ही जैसे प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक पर कुछ ऑफ होता है तो दूसरे पर भी आपको ऑफ मिलेगा। हर पैकेट पे आपको न्यू लिखा रहता है, भले इसमें कुछ न्यू ना हो लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो न्यू इम्प्रूव सब पे लिखा रहता है। तो आज के टाइम में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो किस तरह के निर्णयों से प्रभावित होती है वो सब चीजें, वो हो जाते हैं पूंजीगत बजट निर्णय, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कि फ्यूचर में हम क्या कितना करेंगे, कितना हमारे पास बजट है, कितने हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है और हमारी बिजनेस का आकार कितना होगा, कंपटीशन कितना ज्यादा होगा और कितना हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय विभिन्न दीर्घकालिक स्रोतों से जुटाई जाने वाली धनराशि से संबंधित है। दिस डिसीजन कंसर्न्स द अमाउंट ऑफ मनी टू बी रेज्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो वेरियस टाइप के या विभिन्न प्रकार के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं हमें कैपिटल को कलेक्ट करने के, पूंजी को एकत्रित करने की, तो वो जो निर्णय लिया जाएगा वो किस बेसिस पे लिया जाता है या वो निर्णय कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हो जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, वित्त संबंधी निर्णय होते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है मैंने पहले ही बताया उसमें जो डिसीजन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेना, कि सही टाइम पर सही डिसीजन होता है वो एक संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो प्रबंधन को मात्रा और समय दोनों के संदर्भ में कोष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती है। नेम द प्रोसीजर दैट अलाउज मैनेजमेंट टू फोरकास्ट वन रिक्वायरमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड टाइमिंग। यानी कि मात्रा और समय दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, उसके लिए या उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में जो मैनेजमेंट होता है हमारा कि हमें कितनी कोष की आवश्यकता होगी उसका पूर्वानुमान लगाना, पहले से उसकी फोरकास्टिंग करना, वो कौन सा डिसीजन हो जाता है, किस डिसीजन में उसको शामिल किया जाएगा, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। हम वित्तीय नियोजन जो करते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि जो प्लानिंग होगी जहाँ पर भी प्रबंध की बात आए, मैनेजमेंट की बात आए, वहां समझ लीजिए प्लानिंग उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो मैनेजमेंट का मेन काम होता है। जितना अच्छी उसकी प्लानिंग होगी उतने ही अच्छा उसका आगे का सारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, उसका सारा काम चलेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी फर्म की या संस्था की ग्रोथ हो पाएगी और उतने ही अच्छे ढंग से काम हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या क्या कहलाता है वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कोष की, कितने फंड्स की आवश्यकता होगी, मात्रा में भी, क्वांटिटी में भी और टाइम के अकॉर्डिंग भी, कि समय समय पर हमें कितना धनराशि, कितनी अमाउंट चाहिए होगा। कि फिक्स एसेट जो होती है तो उसमें तो हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, उसकी समय समय पर आवश्यकता रहती है, क्योंकि आपका जैसे कि स्टॉक टर्नओवर होता है, आगे इसमें मैं बताऊंगी आप लोग के सब रेशियोज होते हैं, जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, तो उसमें मैं बताती चलूंगी। वहां पर जो वर्किंग कैपिटल होती है वो उसकी बहुत आवश्यकता होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो यहाँ पर सारे चीजों से रिलेटेड निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वो हो जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई जाती है, वित्तीय नियोजन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। समायोजन में अंतिम स्टॉक को इसमें दिखाया गया है। द क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट इज शोन इन
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ पर दिखाया जाता है। व्यापारी खाते में, लाभानी खाते में, तुलन पत्र जो तलपट होता है या फिर इसको परीक्षा सूची भी बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहते हैं, वहां पर, या फिर ए और सी दोनों में, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और बैलेंस शीट है दोनों में दिखाया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि तलपट में दिखाया है नहीं दिखाया है कुछ भी, तो हम नॉर्मल उसको मान के चलेंगे। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें भी दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट cost price, market price, cost price or market price whichever is higher, cost price or market price whichever is lower। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, अंतिम रहतिया होता है, उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो किस मूल्य पर किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो प्राइस होते हैं तो बहुत तरह के रहते हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एवरेज प्राइस होता है, तो कई तरह के प्राइसेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक की जो बात आती है, तो जो कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर वैल्यूएशन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आमतौर पर पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम्स में। इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होती है उस पर दिखाया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000 है, अंतिम स्टॉक 6,000 है, वर्ष के दौरान कुल क्रय 30,000 है। ये देखते हुए कि प्रारंभिक स्टॉक में अनजाने में 1500 के डाक टिकट शामिल हैं, बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। गिवन दैट ओपनिंग स्टॉक inadvertently includes postage stamps of ₹1,500, find the cost of goods sold। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी करके आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है साथ में कि जो प्रारंभिक स्टॉक आपका 15,000 था, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग जो स्टॉक था वो 6,000 का था, आपने जो परचेज किया वो 30,000 का किया है, लेकिन जो प्रारंभिक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आपकी गलती से अनजाने में 1,500 रुपए के डाक टिकट जो थे वो शामिल कर लिए गए हैं। तो उसका एडजस्टमेंट करके आप जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको पता ही होगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है या जो हम बनाते हैं तो मेनली क्या क्या किया जाता है, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग को घटा दिया जाता है। हमें मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाल आती है कि कितना हमने मटेरियल यूज किया है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट शीट से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 1,500 रुपए के जो डाक टिकट है वो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो निकालने के लिए कैसे निकलेगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है और परचेजेस है उसको ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 45,000 का, और उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो साथ में हमारे डाक टिकट की यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स की वैल्यू दे रखी है, दोनों को लेस कर देंगे। कितना लेस होगा हमारा अमाउंट, लेस हो जाएगा 7,500। 45,000 में से 7,500 लेस होगा तो कितना आ जाएगा 37,500, 37,500। 37,500 क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माल लागत पर 25% लाभ पर 2,000 रुपए में बेचा जाता है तो बेचे गए माल की लागत ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 1,600, 1,500, 1,000, 1,800। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से दे रखे होते हैं, या तो आपका सेल पर प्रॉफिट दे रखा होता है और आपको कॉस्ट बता दी जाती है, या तो फिर आपका कॉस्ट पर प्रॉफिट दे रखा होता है और सेल बता दी जाती है, और आपको या तो प्रॉफिट निकालने को पूछता है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को पूछता है। यहाँ पर आपको क्या किया है कि प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया है और सेलिंग प्राइस बता दिया गया है कि 2,000 का था। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो 100 है, क्योंकि प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है,
कॉस्ट को हम 100 मान लेंगे तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही तो सेल निकल के आती है। कॉस्ट हमने 100 मान ली, 25 रुपए या 25% हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 125 रुपए क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। तो ये जो 2000 अमाउंट दे रखा है वो 125% ही तो हुआ। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपकी 2000 जो 2000 है अपॉन 125 इंटू 100 कर देंगे। अब जो निकल के कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लीजिएगा इससे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1600 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। इसका आगे इसलिए इंक्लूड किया है मैंने कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन चक्र के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज बतानी है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं। तो अगर हमें अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें पता होगा कि एंट्रीज जो होगी वो कहाँ पर की जाएंगी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेजर, फिर जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज। तो सबसे पहले ये चलिए कि सीक्वेंस में क्या बनता है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होता है, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि वो आपका फाइनेंशियल है या नहीं है, मौद्रिक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल है तो अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल। तो फर्स्ट वाला ए पॉइंट तो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि उसमें पहले लेजर बना दिया है, लेजर बनता नहीं है, पहले जर्नल बनता है। उसके बाद बनता है फिर लेजर, तो बी और सी साथ में रहेंगे। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, फिर आता है एडजस्टमेंट एंट्री। पहले आप तलपट बनाते हैं, फिर तलपट में जो अब जो नहीं किए होते हैं उसको किया जाता है। उसके बाद हम फाइनेंस जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं उनको तैयार करते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित व्यय है, अक्रूड एक्सपेंसेस आर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं वहाँ पर आउटस्टैंडिंग और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। उसी में से एक हो जाता है अक्रूड एक्सपेंस भी होते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस आपने कर तो दिए होते हैं लेकिन कैश में आपने चुकाए नहीं होते हैं, पेमेंट नहीं किया होता है। जो आपने अंतिम खाते बनाए हैं, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तब तक, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरह एक आपकी अर्न इनकम भी होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सैटरडे क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो क्वेश्चन जो पूछा करें उसके आंसर दिया करिए, इससे आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। तो उपार्जित व्यय जो होते हैं वो एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, एक तरह का दायित्व होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और अगर उपार्जित आय के बारे में पूछा जाएगा तो उपार्जित आय जो होती है वो हो जाती है एक तरह की एसेट, तो बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड में दिखाते हैं और अक्रूड एक्सपेंसेस को दिखाते हैं हम लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारा दायित्व होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखांकन अवधि के अंत में अनर्जित किराया खाते में शेष राशि दर्शाती है। द बैलेंस इन एन अनअर्न्ड रेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड रिप्रेजेंट एन एसेट, अ लायबिलिटी, एन एक्सपेंस, अ कंटीजेंट लायबिलिटी। ये सारी चीजें जो होती हैं ये एडजस्टमेंट एंट्रीज से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में या फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और उन सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद ही अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट तक पहुंचा जा सके। प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हो सकता है, उस तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेखांकन अवधि के अंत में जो आपका अनअर्जित किराया है उसमें अगर कुछ बैलेंस दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है एक तरह का आपका लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने पर होने वाली कमी को कहा जाता है। द लॉस दैट अकर्स व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज पुट इनटू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, लॉस, रिप्लेसमेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, जो ह्रास होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। किस मेथड से लगाया जा रहा है, चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया है, किस वैल्यू पर किया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर नहीं दिखाया गया होता है तो लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्रीज में वहां पर उसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज में यहाँ पर डिप्रिसिएशन का भी ध्यान दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे किसी एसेट को हम यूज करते हैं उसमें जो कमी आती है, प्रयोग करने पर, गिरावट हो जाने पर जो कमी उसमें आती है वो क्या कहलाती है, वो ह्रास हो जाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है।
करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट? फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार। तो कौन से ऐसे एसेट है जिस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, लेकिन आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि किस एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ह्रास की राशि को संपत्ति खाते में किस पक्ष में दिखाया जाता है? On which side of the asset account is the amount of depreciation shown? Debit, credit, not shown, none of these. यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है और एसेट अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है उसमें जो एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसके किस साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है, एसेट अकाउंट पूछा है, ध्यान में रखिएगा। तो जब हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं, क्योंकि एसेट अकाउंट से जो बाकी निकल के आती है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसे ही हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं एसेट साइड में। तो जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम किस साइड में दिखाएंगे? उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, जो हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां पर कहाँ दिखाएंगे? वहां पर हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था संपत्ति खाता कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसको जो एंट्री की जाती है इसके बारे में, इससे रिलेटेड, तो वो हो जाती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ह्रास की राशि तलपट में न दिखाई गई हो तो उसका लेखा किया जाएगा। If the amount of depreciation is not shown in the trial balance, then it will be accounted for debit of profit and loss account to credit of profit and loss account, liability in balance sheet, none of these. तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अगर जो डिप्रिसिएशन है उसको आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं है, अगर नहीं दिखाया है तो हमें उसे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए उसका जो हम लेखा करेंगे उसको हम दिखाएंगे, वो कहाँ पर दिखाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके हम डेबिट साइड में उसको लेकर जाते हैं, और जो हम एसेट और जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जो भी हमारी एसेट होगी, जो जिसके भी संबंध में हमारी आई है, फर्नीचर के संबंध में आई हो, चाहे बिल्डिंग के संबंध में डिप्रिसिएशन रहा हो, उसमें से हम लेस करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, उस एसेट में से घटा करके। और आपके ऑप्शन में जो दे रखा था वो दे रखा है आपके आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, तो ये आंसर आपका गलत होगा। करेक्ट होगा आपका जो ए पॉइंट दे रखा है लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी प्रयोग के लिए माल निकालना कहलाता है। रिमूविंग गुड फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग, डोनेशन, परचेज, सेल। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि अगर अपने यूज के लिए कोई भी माल को, कोई भी गुड्स को किसी भी व्यवसाय में से जो व्यवसायी है, जो ओनर है, वो निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ड्राइंग या फिर आहरण जिसे कहा जाता है। तो उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है जो हम बना रहे होते हैं अकाउंट उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा उसे कहेंगे हम, ना तो दान होगा, ना क्रय, ना तो विक्रय, क्या हो जाएगा? वो आहरण हो जाएगा, ड्राइंग होगा। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड जो एंट्री की जाती है वो क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अक्सर एंट्री भी पूछी जाती है कि आहरण किए गए माल का लेखा जो किया जाता है उसमें कौन सा साइड या किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो वहां पर हम परचेजेस जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान में रखा करिए, पॉइंट नोट करते रहा करिए। क्वेश्चन तो आपका कुछ भी पूछ सकता है, तो वहां पर हमें ज्यादातर क्वेश्चन को कवर करना है, जैसे कि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो उसका आंसर हमको पता हो। तो एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।